Hello everyone, welcome to my channel. I am Chadvi Thakur and I have scored 100 out of 100 in English in class 12 CBSE Boards Examination 2026, and this is not a clickbait video. I have actually scored this and I'll attach my result right here. And in this video, I'm going to be sharing all the tips, tricks and strategies that I have followed to ace this kind of score. So without any further delay, let's get into the video. सो आई डोंट नो तुम ये वीडियो किस टाइम पे देख रहे हो, बट इट इज़ इक्वली हेल्पफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. चाहे तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स 1 महीने में हैं, चाहे तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, या फिर अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है. वट एवर इट इज़, ये वीडियो सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल होगी. एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इन सम पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले वील कवर ऑल द सेक्शंस जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऑल दोज 3 सेक्शंस, विच इज़ अनसीन पैसेजेस, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर, जिसको मैं इक्वली डिवाइड करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी दैट ईच सेक्शन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. And then I will give you, in the end of the video, I will give you some pro answer writing tips, because this is one thing which is very difficult to ace, to master, और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स भी कट जाते हैं हमारे. तो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू दैट, एंड एट द एंड आई विल टेल यू सम वेरी यूजफुल resources from which I have studied and I have done my practice for, especially for English, and this is going to be very very helpful for you. So please stay tuned in the video till the end. So I have made a list of few things that I have followed in my class 12 so that I can share better with you guys. And first of all, we are going to talk about the most important section and the most स्कोरिंग सेक्शन ऑफ इंग्लिश, जिसमें अगर तुमने स्कोर कर लिया, तुम्हारा स्कोर लेजिट इंग्लिश में ऐसे ऊपर जाएगा एंड बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो तुम अपने पूरे के पूरे इंग्लिश एग्जाम को एज कर सकते हो अगर तुम इस एक सेक्शन को मास्टर करते हो तो, विच इज़ लिटरेचर. एंड लिटरेचर में भी ऑल नो हमारे पास 2 बुक्स होती हैं, और उन 2 बुक्स को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को भी, बिकॉज स्टोरीज सबको याद हो जाती हैं. एंड इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट लर्निंग स्टोरीज हम सबको याद होती है, स्टोरीज हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती हैं, बट वॉट मेक अ बिग डिफरेंस इज़ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड थीम ऑफ दैट स्टोरी. सो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू दैट. सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें लिटरेचर में करनी है, तुम्हें हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं. नाउ वो शॉर्ट नोट्स तुम या तो तब कर सकते हो जब तुम्हारी टीचर तुम्हें क्लास में चैप्टर पढ़ा रही हो, बिकॉज आई यूज़ टू डू इट दैट वे. हमारी टीचर हमें क्लास में पढ़ाती थी एंड वी यूज़ टू मेक नोट्स साइमल्टेनियसली, एंड वो हमें इस चीज़ के लिए एम्फोसाइज भी करती थी दैट यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स. हमारी पहले से ये हैबिट नहीं थी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं पहले से नहीं बनाती थी, टीचर ने मुझे बोला तब जाके मैंने बनाने शुरू करे. एंड दिस इज़ द टिप दैट आई एम गिविंग यू, बिकॉज दिस इज़ रियली रियली हेल्पफुल. तुम्हें ये अभी समझ नहीं आएगा, बट तुम्हें एग्ज़ाम टाइम पे समझ में आएगा. अब अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, इट इज़ लाइक ऑन द कॉर्नर, तो उस टाइम पे तुम्हें ये नोट तब भी बनाने हैं, बट यू हैव टू रीड इट. तुम्हें इंग्लिश की एक एक लाइन रीड करनी पड़ेगी चैप्टर की, फिर तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, बट नोट्स बनाना इक्वली इंपॉर्टेंट है. आई विल टेल यू वाई, अभी मैं बताऊँगी तुम्हें. अब जो तुम्हें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं वो तुम्हें किस तरीके से करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुमने चैप्टर पढ़ा, तुमने कोई भी एक चैप्टर उठाया और उस चैप्टर में स्टोरी के अलावा उस चैप्टर में क्या क्या है तुम्हें वो उस नोट्स में लिखना है. उस चैप्टर में किस कैरेक्टर की क्या एसेंस है, क्या कैरेक्टर क्या शो करता है, कौन सा कैरेक्टर क्या डिस्प्ले करता है, और लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस एंड थीम्स एंड टोन्स, ये चीज़ें तुम्हें उस शॉर्ट नोट में लिखनी है एक चैप्टर में. इससे होगा क्या, जब तुम एंड में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले होंगे, तुम एक दिन पहले जब सारी बुक खोल के हसल कर रहे होगे, हसल मचा रहे होगे कि इसमें क्या लिखना है, उसमें क्या लिखना है, और कहाँ पे क्या चीज़ थी, तो ये चीज़ तुम्हें एक सिस्टमैटिक एरिया पे सिस्टमैटिक वे में तुम्हें लिखी हुई मिल जाएगी और तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं होगा, तुम्हें जब तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे तब रियलाइज़ होगा. एंड if you want to score a good marks, प्लीज़ डू दिस एंड डू नॉट स्किप दिस पार्ट. दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है कि तुम्हें अपनी रीडिंग करनी है. रीडिंग कैसे करनी है, तुम्हें हर एक चैप्टर को यू हैव टू रीड इट लाइन बाय लाइन. अब ये 2 तरीके के स्टूडेंट्स पे अप्लाई होता है. अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अभी 1 महीना पूरा बचा हुआ है, इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा 1 महीना बचा हुआ है, यू कैन डू रीडिंग. अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है. दिन के 4 चैप्टर रीड करने इंग्लिश में, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स भी नहीं होते हैं अगर तुम पूरा दिन इंग्लिश पढ़ रहे हो तो. और तुम्हें
अच्छा स्कोर करना है इंग्लिश में, ये तुम्हारे दिमाग में है, तुम पढ़ोगे, दिन के 5 चैप्टर भी पढ़ोगे तुम। रीडिंग करनी है तुम्हें लाइन बाय लाइन, देयर इज़ नो शॉर्टकट, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती शॉर्टकट तुम्हारे लिए, बट यू हैव टू डू रीडिंग। आप 70 चीज़ों में शॉर्टकट ले लोगे, आप राइटिंग में ले लोगे, आंसर राइटिंग में ले लोगे, तुम अनसीन पैसेजेस में ले लोगे, बट लिटरेचर में इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल, प्लीज़ रीड लिटरेचर लाइन बाय लाइन। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ राइट डाउन थीम्स। अब ये थीम में ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें खुद से ही लिखनी है, यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम सम ऑफ द AI टूल्स, ChatGPT से ले लो, जेमिनाई से ले लो, वट एवर AI टूल यू यूज़, देयर आर मैनी AI टूल्स, या फिर यू कैन आस्क योर क्लास टीचर टू हेल्प यू आउट। अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है अभी एग्ज़ाम में, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके करते रहो, एंड हैव अ बंडल ऑफ रिसोर्सेज, कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे तुम्हें इधर उधर जाना ना पड़े रिसोर्सेज के लिए, एंड यू हैव अ बंच ऑफ थिंग्स टू रिवाइज, टू गेन। तुम्हारे पास इतना सारा मटेरियल हो कि तुम्हें कहीं और जाना ही ना पड़े। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम रेफरेंस ले सकते हो, AI टूल्स की रेफरेंस ले सकते हो, तुम गूगल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी थीम्स मिल जाती हैं। अब थीम में और समरी में डिफरेंस होता है। समरी में यू जस्ट हैव अ शॉर्ट नोट ऑन द कंप्लीट स्टोरी दैट इज़ टोल्ड इन द चैप्टर। थीम के अंदर तुम्हारे कैरेक्टर्स की एसेंस होती है, वॉट दोज कैरेक्टर्स वर फीलिंग, उस स्टोरी के पीछे की एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है, जो कि उस स्टोरी के अंदर की एसेंस है, जो उस थीम के अंदर होगी। उसके मेटाफर्स होंगे थीम के अंदर, टोन्स होंगे कि कहाँ पे टोन क्या आ रही है, ऐसे करके। एंड ये चीज़ तुम्हें पता चलेगी जब तुम थीम एक्चुअल में लिख लोगे। एंड थीम तुम्हें रटनी नहीं है, थीम तुम्हें एक बार 2 बार 3 बार रीड करनी है, सो दैट जब तुम आंसर लिखोगे इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू। तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा ये थीम पढ़ते हुए, लेकिन जब तुम थीम पढ़ लोगे और जब आंसर लिखने जाओगे, तुम्हें पता चलेगा थीम की क्या इंपॉर्टेंस थी, थीम लिखने की, थीम पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस थी। पोम के बारे में मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज पोम्स में हम लोग जनरली अंडरलाइन कर लेते हैं वर्ड्स को, और बहुत ही थरली हम पोम्स को रीड करते हैं, बट चैप्टर्स को मिस कर देते हैं। तो चैप्टर्स की थीम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है पोम्स के लिए। पोम्स जनरली शॉर्ट लेंथ होती हैं, तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो। अदरवाइज़ पोम की भी थीम लिखनी है तुम्हें। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू, चाहे तुम्हारे पास कितना ही कम टाइम हो, तुम्हें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसके अंदर तुम हर चैप्टर के कीवर्ड्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज लिखोगे। ये तुम्हें तुम्हारा आंसर फ्रेम करने में हेल्प करेगी। जब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने पेपर में, तुम डेफिनेटली उसका आंसर नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें सही से कीवर्ड्स नहीं पता, वो कैप्स नहीं पता, और अगर तुमने कर भी दिया तो तुम्हें उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके कि टीचर ने तुम्हारे मार्क्स काटे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैवंट यूज्ड दैट गुड क्वालिटी ऑफ वोकैबलरी। बिल्कुल ठीक चीज़ है ये, और इसमें तुम टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरी कोई गलती नहीं है, कोई कट नहीं है कहीं पे भी, कहीं पे कोई सर्कल नहीं है मेरे आंसर में, तो आपने मेरे मार्क्स कैसे कट कर दिए। टीचर कैन डिडक्ट योर मार्क्स इफ़ यू हैवंट यूज अ गुड लेवल ऑफ वोकैबलरी। एंड गुड लेवल ऑफ वोकैबलरी से मेरा कोई फैंसी वोकैबलरी से मतलब नहीं है, यू हैव टू यूज़ अ डिसेंट वोकैबलरी सो दैट यू कैन लुक लाइक अ क्लास 12th ग्रेडर स्टूडेंट। तो तुम अपने नोट्स बनाओगे, उन्हीं नोट्स के साथ में तुम अपने कीवर्ड्स लिख सकते हो, क्योंकि चैप्टर में कीवर्ड्स कम होते हैं। वोकैबलरी के लिए अगेन यू कैन रेफर टू एन AI टूल, जो कि तुम्हें, अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो, अदरवाइज रीडिंग करो और वोकैब्स निकालो चैप्टर में से। और कीवर्ड्स कम होंगे, वोकैब्स बहुत सारे होंगे, तो वोकैब तुम सारी रट नहीं सकते, तो वोकैब्स निकालो, उसको रीड करो, ताकि तुम्हें दिमाग में बस वो वर्ड्स चले जाएँ। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऑटोमेटिकली दीज वर्ड्स विल कम आउट ऑफ योर माइंड टू योर पेपर ऑन द स्पॉट। वो आएंगे अगर तुम एक बार उनको लिख लेते हो तो। नाउ यू विल से कि चलो ठीक है, लिटरेचर पूरी पढ़ ली, अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ दिमाग में आ गया, अब क्वेश्चन पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया एंड वी स्टार्टेड राइटिंग इट, और हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि हमें लिखना क्या है। ये प्रॉब्लम कब होती है? जब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें आंसर किस फ्रेमवर्क में लिखना है। सो देयर इज़ अ फ्रेमवर्क, every kind of answer for every kind of answer you have a framework, whether it is 2 marker 3 marker और 6 marker। जितने भी टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, RTCs में जनरली इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते, दे आर आस्क्ड सेपरेटली। तो जब तुम वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में वो सारे वर्ड्स तो होंगे, बट यू डू नॉट नो हाउ टू अरेंज देम। तो उसके लिए आई हैव अ फ्रेमवर्क फॉर यू गाइज। स्टेप 1 इज़ टू स्टेट द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा है से येस और नो अबाउट दिस दिस दिस, तुम्हें सबसे पहले लिखना है येस आई अग्री विद दिस पॉइंट। तो तुमने इस पॉइंट पे क्या करा, तुमने जो तुमसे मेन क्वेश्चन पूछा था, तुमने उसका टू द पॉइंट आंसर कर दिया, एंड योर स्टेप 1 इज़ डन।
स्टेप 2 में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके सपोर्टिंग डायलॉग्स लिखने हैं विच इज़ अवेलेबल इन द टेक्स्ट, विच इज़ गिवन इन योर पोम और टेक्स्ट वट एवर इट इज़। तुम्हें उसके सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं कि तुम्हारे उस पॉइंट को ये आर्ग्यूमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। 1 और 2 लाइन में इसको कंप्लीट कर दो। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस अकॉर्डिंग टू अ 3 मार्कर। तो 2 से 3 लाइन में तुम अपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स को कंप्लीट कर दो एंड फिर दोबारा से यू हैव टू कंक्लूड। और तुम्हें कंक्लूड किस तरीके से करना है, यू हैव टू गो बैक टू योर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में पूछा था दोबारा से उसको लेकर आओ एंड गिव अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट कि ड्यू टू व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑन दी इन द सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है एंड दैट इज़ हाउ आई कंप्लीट माई आंसर। ऐसे करके तुम पूरा का पूरा एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हो। सो दिस 3 स्टेप फ्रेमवर्क विल हेल्प यू टू एस ऑल द काइंड ऑफ आंसर्स, वेदर इट इज़ अ 2 मार्कर, 3 मार्कर और 6 मार्कर। अब वो तुम्हें अपने आंसर के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ओनली ऑन आंसर राइटिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, बिकॉज अगर मैं इसमें समझाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी एंड आई डू नॉट वांट टू मेक इट लाइक दैट। तो अगर तुम चाहते हो तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Now we are coming on the most ignored section of English, which is writing section. अब मैं इसे इग्नोर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें लोग बताते हैं दैट हाउ यू हैव टू डू योर राइटिंग सेक्शन। लेकिन एक्चुअल में बीइंग अ स्टूडेंट मैंने भी शायद स्टार्टिंग में राइटिंग सेक्शन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करा, और जिसकी वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कट हुए थे मेरे स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह में। बट when I started paying attention to it in the right way, my marks actually increased. तो तुम्हें क्या करना है राइटिंग सेक्शन में, सबसे पहले राइटिंग सेक्शन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है बिकॉज इट इज़ योर क्रिएटिविटी और तुम्हारे ऊपर कोई भी बॉन्डेज नहीं होती है दैट यू हैव टू राइट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द टेक्स्ट। तुम्हें उससे रेफरेंस लेके लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ कम्प्लीटली योर क्रिएटिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी और स्कोरिंग सेक्शन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और एक ही चीज़ करनी है तुम्हें पूरे के पूरे राइटिंग सेक्शन को एस करने के लिए, और वो है नो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेट लाइन्स। हर एक राइटिंग स्किल में, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो इन्विटेशन हो, आर्टिकल, लेटर, रिपोर्ट राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन, देयर आर सम पेट लाइन्स। और उन पेट लाइन्स से तुम्हारी 80% रेस तुम जीत जाते हो राइटिंग सेक्शन में, चाहे तुम कोई भी चीज़ लिख रहे हो, वेदर इट इज़ आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग और एनीथिंग एल्स लाइक दैट। अब पेट लाइन से मेरा क्या मतलब है, यू ऑलरेडी नो दैट दोज पेट लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल तुम लेटर लिख रहे हो, तुम्हें स्टार्टिंग में उसमें लिखना है, तुम्हें इंट्रो स्टार्ट करना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। यही होती हैं पेट लाइन्स। अब पेट लाइन्स हमें लेटर में पता है होती हैं, आर्टिकल में पता है होती हैं, बट दीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन रिपोर्ट राइटिंग्स, दीज आर ऑल्सो इन जॉब एप्लीकेशन और नोटिस में भी होती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंट्रो और कंक्लूजन की भी हो। इफ़ यू वांट टू ऐड अ पॉइंट टू समथिंग, उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी सी आप बहुत अलग अलग तरीके की लाइंस देख सकते हो। ये तुम्हें लास्ट मिनट टिप दे रही हूँ मैं, बिकॉज अगर तुम्हारे एग्जाम में बहुत कम टाइम है, यू कैन नॉट डू राइटिंग प्रैक्टिस सारा दिन और उसके बाद तुम जाओगे पेपर देने, नहीं। यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ गुड, विच इज़ यूजफुल एंड विच टेक्स लेस टाइम। तो तुम्हें पेट लाइन्स देखनी है और ये वो तुम्हें बहुत सारी वीडियोज़ में मिल जाएगी। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, आई विल मेक इट, एंड उसमें मैं तुम्हें अपनी खुद की आंसर शीट शो करूँगी कि मैंने किस तरीके से पेट लाइन्स का यूज़ करा है, एंड आई विल टीच यू हाउ टू डू दैट। तो प्लीज़ लेट मी नो फॉर दैट टू। अब मैंने लेटर राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन में से जॉब एप्लीकेशन को क्यों चूज़ करा, इसके पीछे का मैं तुम्हें रीज़न बताती हूँ। क्लास में जब हमें दोनों सिखाए जा रहे थे थ्रू माय टीचर, तो उन्होंने मुझे ये बोला दैट जॉब एप्लीकेशन इज़ वेरी मच टाइम टेकिंग, लेटर टू एडिटर तुम बहुत टाइम से कर रहे हो एंड इट इज़ ऑल्सो लेस टाइम टेकिंग। तो अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करनी हो तो गो फॉर लेटर टू एडिटर। लेकिन इफ़ यू वांट कि तुम्हारा एक भी मार्क्स डिडक्ट ना हो, गो फॉर जॉब एप्लीकेशन। वाई? क्योंकि जॉब एप्लीकेशन इज़ अ कंप्लीट फॉर्मेट बेस्ड राइटिंग स्किल, जिसमें तुम्हें स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ फॉर्मेट ही लिखनी है, और उसमें राइटिंग स्किल इज़ जस्ट 10%। 90% उस पूरे की पूरी चीज़ में फॉर्मेट है। इट्स ऑल अप टू यू कि तुम किस तरीके से टाइम मैनेज करते हो। आई स्टिल रिमेंबर 4 पेज की मैंने जॉब एप्लीकेशन लिखी थी अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में, एंड एक भी मार्क्स कट नहीं हुआ बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 100 ऑब्वियसली। तो एक भी मार्क्स कट नहीं हुआ, एंड दिस इज़ वॉट आई हैव एक्सपेरिमेंटेड बिफोर इन माई स्कूल। मैंने अपने दोनों प्री बोर्ड्स में सब जॉब एप्लीकेशन करी है। आई हैव प्रैक्टिस्ड इट कि मैं टाइम मैनेजमेंट कर लूँ, और टाइम मैनेजमेंट करके आई हैव डन इट, और मेरा एक भी मार्क्स नहीं कटा। जबकि पहले व्हेन आई यूज्ड टू राइट लेटर टू एडिटर एवरी टाइम,
उस टाइम पे मेरे हमेशा मार्क्स कटते थे, मुझे कभी भी 5 में से 5 मिले ही नहीं। ईदर आई यूज्ड टू गेट 3.5, 4 और 4.5, कभी 5 मिलते ही नहीं थे। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जस्ट लुक अपॉन इट और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को देखो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग टू स्ट्रैटेजाइज अबाउट। हम ये नहीं कर सकते कि ये तो मुझे आना ही चाहिए, नो, इट इज़ ओनली अबाउट स्कोरिंग। तुम स्कोर किसी भी तरीके से करो, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू कि तुमने क्या करा था, क्या नहीं करा था। तो ये तुम पर डिपेंड करता है। नो योर वीकनेसेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। सो नाउ वी आर कमिंग एट द लास्ट सेक्शन विच इज़ अनसीन पैसेज। नाउ वाई आई एम कॉलिंग दिस अ लास्ट सेक्शन, क्योंकि मैं इसको लास्ट में अटैम्प्ट करती थी और मैं तुम्हें भी यही टिप दूंगी कि तुम भी इसको लास्ट में ही अटैम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि अनसीन पैसेज एक ऐसी चीज़ है विच नीड्स योर क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी भी नहीं, विच नीड्स योर रीडिंग स्किल्स। रीडिंग हैबिट तुम्हें होनी चाहिए थोड़ी बहुत तो, और ये चीज़ होगी थोड़े से शांत दिमाग से। और जब तुम पूरा पेपर कर लोगे, इट विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, पूरा पेपर हो गया, अब शांति से बैठ के हमें अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, बिल्कुल फ्री माइंड से। हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि वो ठीक है, ये भी बचा हुआ है अभी। तो पूरा पेपर करने के बाद एंड में अनसीन पैसेज लेके बैठना, दिस इज़ वॉट आई डिड। तो मैं तुम्हें टिप दे रही हूँ बस। अब अनसीन पैसेज के लिए ज़्यादा कोई टिप्स होती ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी इन इंग्लिश एंड आई एम ऑल्सो अ क्लैट एस्पिरेंट। तो मैंने बहुत सारे क्लैट में इंग्लिश के इतने सारे अनसीन पैसेजेस सॉल्व करे थे कि मेरे लिए नॉर्मल स्कूल के इंग्लिश के अनसीन पैसेजेस सॉल्व करना वॉज लाइक अ नॉर्मल थिंग, बहुत नॉर्मल चीज़ थी। मतलब जो मेरे फेलो क्लैट एस्पिरेंट्स थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस करी दैट येस, आफ्टर डूइंग सो मच प्रैक्टिस फॉर क्लैट ऑफ इंग्लिश, हमारे क्लास में इंग्लिश में कभी भी अनसीन पैसेजेस में मार्क्स कटे ही नहीं। एक दो मुश्किल से कटते थे, नहीं तो नहीं कटते थे, और बोर्ड्स में तो एक भी नहीं कटा, बिकॉज बहुत ही ईजी पैसेज आया था। तो अगर मैं तुम्हें, इफ़ यू आर नॉट एस्पिरेंट लाइक दिस, ऐसे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, एंड यू आर सीरियसली टारगेटिंग फॉर क्लास 12th इंग्लिश ओनली, तो मैं तुम्हें सिर्फ यही टिप दूंगी दैट इंक्रीज़ योर रीडिंग स्पीड। और रीडिंग स्पीड तुम या तो अपनी खुद की बुक्स से कर सकते हो, या फिर तुम बहुत सारे अनसीन पैसेजेस को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें बहुत अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज मिल जाएंगे। यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ बुक, सप्लीमेंट्री बुक, हेल्प बुक और एनीथिंग अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। सिनोनिम एंटोनियम के जब क्वेश्चंस आते हैं अनसीन पैसेजेस में, तो सबको थोड़ा ऐसे हो जाता है, बिकॉज वो वर्ड्स कहीं होते ही नहीं हैं पैसेज में जो हमसे पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में वी ऑल नो क्या होता है कि हम हमसे एक वर्ड ले लेते हैं कि ये इस पैराग्राफ में है और इसका सिनोनिम एंटोनियम बताओ, या फिर एक वर्ड दे देते हैं और बोलते हैं पैराग्राफ में से एक वर्ड बताओ जो कि इसका सिमिलर या ऑपोजिट हो। तो इस केस में मैं तुम्हें बहुत रियलिटी बता रही हूँ कि अगर तुम बेसिक से बेसिक वर्ड भी लिख के आ जाते हो, बट उसका मीनिंग सही होना चाहिए, तुम बेसिक से बेसिक वर्ड भी लिख के आओगे ना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। मुझे तो हर बार मिले हैं, मैं कभी इन क्वेश्चंस को छोड़ के आई नहीं। पहली बात, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा किसी भी पेपर में अपने, आई हैव ऑलवेज अटेम्प्टेड अ कंप्लीट पेपर। और स्पेशली इस केस में तुम्हें क्या करना है, अगर वो वर्ड पैसेज में दिया हुआ है तो पैसेज में जाओ, उस वर्ड को ढूंढो और उस लाइन को कम से कम 6-7 बार ऐसे ऐसे करके रीड करो। तुम्हें रीड करने से एटलीस्ट उसकी एक टोन तो समझ में आ ही जाएगी कि हाँ ये ठीक है, नेगेटिव टोन में है, क्वेश्चन टोन में है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, वट एवर इट इज़। अब तुम्हें थोड़ा बहुत उसका मीनिंग समझ में आ गया। अब उसका तुम्हें सिमिलर पूछा है या ऑपोजिट पूछा है, तुम सिंपल से सिंपल वर्ड लिख के आ जाओ सिमिलर और ऑपोजिट में, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन गारंटी। अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट बोर्ड्स में वो ठीक कर देते हैं, 99% ऑफ द केस में तो कर ही देते हैं। सो इस चीज़ के लिए तुम ये कर सकते हो। Now we are coming at the last part of this video, and the most important thing is practice. तुम्हें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील करती हूँ कि मैंने इंग्लिश के लिए एक भी हेल्प बुक रेफ़र नहीं करी कभी भी, लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने किसी और रेफरेंस बुक से कभी भी हेल्प नहीं ली, ना किसी भी ब्रांड की। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी ब्रांड, बट मैंने कभी भी किसी भी हेल्प बुक का यूज़ नहीं करा, एंड दैट वाज अप टू मी, क्योंकि मुझे पहले इतने रिसोर्सेज मिल चुके थे कि मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ सैम्पल पेपर्स के लिए आई हैव परचेज्ड अरिहंत, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, और मैंने अरिहंत ली थी, और मैं तुम्हें अरिहंत ही रेकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने वो यूज़ करी थी एंड सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे थे। सिर्फ सैम्पल पेपर की बुक ली थी मैंने कोई ऐसी रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करी जिसमें समरीज़ दी हूँ चैप्टर में या फिर अलग से एक्सप्लेन करा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं यूज़ करा मैंने। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दोज सोर्सेज फ्रॉम विच आई हैव स्टडीड एंड आई हैव डन माई प्रैक्टिसेस. First of all, I was blessed with a very very good teacher in my class 12th for English, and she used to give
she used to constantly give us some nice worksheets and test and everything. तो हमें कभी ऐसी फीलिंग आई नहीं कि हमें मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है हमारे पास या ऐसा कुछ कर. नाउ वॉट रिसोर्सेज आई हैव यूज्ड फॉर माई प्रैक्टिस वो मैं तुम्हें बताती हूँ. सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली इनफ, अगर तुम कोई भी रेफरेंस बुक नहीं लेते हो और तुम ये रिसोर्सेज यूज़ करते हो ना, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी और बुक पे जाने की, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कहीं और से प्रैक्टिस करने की. इफ़ यू डू दीज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू. सबसे पहले तो तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करने हैं. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पास्ट 4 years के, विच इज़ ऑफिशियली फ्रॉम CBSE. इससे तुम्हें CBSE का लेवल पता चलेगा कि CBSE का क्या लेवल है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में जनरली पता चल जाता है लेवल, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, लेकिन एक एक्चुअल चीज़ CBSE की लैंग्वेज का तुम्हें अंदाज़ा होगा अगर तुम CBSE के ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स करोगे, विच इज़ देयर ऑन द वेबसाइट. लास्ट 4 years के तुम्हें सैम्पल पेपर्स करने हैं. उसके बाद तुम्हें करने हैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स, जो कि सभी लोग बोलते हैं. PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, नॉट बिकॉज कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन CBSE पूछ रहा है, तो तुम उस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे. देन कम्स द वर्कशीट सेक्शन. अब वर्कशीट मुझे मेरी टीचर ने प्रोवाइड कर दी थी, स्कूल वाली टीचर ने, बट इफ़ यू want to practice worksheet और तुम्हें कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, you just go to the Google, type class 12th English CBSE chapter worksheets और तुम्हारे पास बहुत सारी वर्कशीट आ जाएंगी. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज पे लोगों ने अच्छी अच्छी वर्कशीट्स बना के डाली हुई हैं. यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट एरिया टू. देन एक क्वेश्चन बैंक आता है CBSE का, विच इज़ अवेलेबल ऑन गूगल. नाउ ऑल दीज सोर्सेज आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम जाके इसको आराम से एक्सेस कर सकते हो. एक आता है क्वेश्चन बैंक ऑफ CBSE, विच इज़ Ramban. I'm telling you that question bank is so helpful. It has all the questions related to every kind of chapter. It has RTCs, it has everything. It will help you a lot. एक और चीज़ दैट आई हैव डन वॉज प्रैक्टिस पेपर्स. अब प्रैक्टिस पेपर्स तुम्हें CBSE की वेबसाइट पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, मैंने सर्च नहीं करा प्रैक्टिस पेपर्स के लिए. प्रैक्टिस पेपर जो प्रॉपर सैम्पल पेपर होते हैं जिनको हम अटैम्प्ट करते हैं प्रॉपर टाइमर लगा के, उसके लिए मैंने बुक ली थी और वो मैंने तुम्हें बता दिया है. मैंने अरिहंत की बुक परचेज़ करी थी एंड यू कैन परचेज़ दैट टू, और अगर तुम्हें किसी और बुक को रेफ़र करना हो ये तुम कर सकते हो, बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द सैम्पल पेपर्स. रेफरेंस बुक की तुम्हें कोई नीड नहीं है. जितने रिसोर्सेज मैंने तुम्हें बताए हैं उनको यूज़ करो और तुम्हें कभी नीड लगेगी नहीं कि तुम्हें एक अलग से रेफरेंस बुक चाहिए या फिर एक अलग से क्वेश्चन बैंक चाहिए. दीज आर मोर देन इनफ फॉर यू टू प्रैक्टिस अबाउट इंग्लिश एंड टू गेट अ complete 100 in it. Okay, so that is it for the video, and I have shared everything that I have done, और अभी और कुछ तो नहीं है मेरे पास, and these are the only things that I have done and I have shared everything with you guys. and एक चीज़ मैं लास्ट में बोलूँगी कि चाहे तुम कितनी ही स्ट्रैटेजीज़ देख लो, चाहे तुम कितनी ही टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो, at the end what matters is your dedication and your true spirit to have that kind of score. I'm telling you, English is a kind of subject which can boost up your score too much that you can't even realize. मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरे इंग्लिश में 100 आ जाएंगे. आई हैव ऑलवेज एम्ड फॉर अ 99 और 98, बट 1 मार्क्स का वो जो स्कोप होता है वो हमेशा लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स में रहता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कट ही जाता है. बट मैंने ये सोचा कि मेरा कहीं मार्क्स नहीं कटना चाहिए, और एक्चुअल में मार्क्स नहीं कटे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है. एंड आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड आफ्टर लुकिंग एट माई रिजल्ट. सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्कोर अ complete 100 in English or 95+ in English, please follow these tips and tricks, क्योंकि these all are approved by me और मेरे तो आए हैं भाई. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, क्योंकि अगर तुम इतनी एंड तक आ गए हो वीडियो में तो तुम्हें ऑब्वियसली वीडियो पसंद आ ही गई होगी, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. And if you want further videos on any of the topic, so please let me know in the comment section below and I will make a separate video for that. So take care. Bye bye.